बात करें हम लोग किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज की। तो सबसे पहले आप जानोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है। आप क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़े हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेड, पढ़े हैं ना। क्या पढ़े उसमें हम, उसमें हमने पढ़ा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट प्रिपेयर करना। उसमें हमने क्या पढ़ा, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना। उसमें आपने और क्या जाना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना। उसमें आपने और क्या जाना, टोटल सेल्स या टर्नओवर निकाला जाना, या आप टोटल डायरेक्ट एक्सपेंस उसमें फाइंड आउट किए। पीएल से आपको क्या फाइंड आउट हुआ, टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट इनकम, है ना। ट्रेडिंग से आपको क्या फाइंड आउट हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, है ना। पीएल से क्या फाइंड आउट हुआ, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। अभी आप क्या पढ़ो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज। इसके पहले आपने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेड। तो आपको देखना है दोनों में डिफरेंस क्या है। मोर और लेस दोनों क्या है, सिमिलर है नेचर में, ठीक है। बट आप क्या करे थे वहां पर, टी शेप में बना रहे थे, है ना। एक साइड आपका लाइबिलिटी एंड दूसरा साइड आपका एसेट। ध्यान रखोगे जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो क्या लिखते हो यहां पर, ये था आपका लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट, इसको आप क्या बोलते हो, ला। बात समझ में आ रही नहीं। आप बना रहे थे ट्रेडिंग एंड पीएल, ये फॉर्मेट था आपका कि नहीं, पर्टिकुलर अकाउंट। पर्टिकुलर अकाउंट क्या बोलते हैं इसको, पापा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तो ध्यान रखना इसको आपको। तो आइए देखते हैं यहीं से, द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा स्टेटमेंट जिसको आप क्या फाइंड आउट करने के लिए बना रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है ना। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, और क्या फाइंड आउट हो रहा है इससे, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, है ना। तो सेम इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो आपका क्या बता रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट या लॉस कितना, और क्या बता रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मींस हाउ मेनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज देयर आर, ठीक है। तो देखो कि उसको आप क्या नाम दे देते हो, उसको आप नाम दे देते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। देखेंगे एज पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड द फॉलोइंग। आपको पता है द कंपनीज एक्ट 2013 जो आपका है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई है, ध्यान रखोगे। अब बैलेंस शीट क्या इंक्लूड है, पहली चीज में बैलेंस शीट आप कब बनाते हो, एट अ पर्टिकुलर डेट के लिए बनाते हो या फॉर द ईयर एंडिंग के लिए बनाते हो, आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ये क्या करें, एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखोगे ये कब के लिए बनता है, ये बनता है आपका पर्टिकुलर डेट के लिए, है ना। वो डेट कौन सी होती है, ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। बात समझ में आ रही है आपके, कोई दिक्कत आपके यहां तक। ध्यान रखोगे अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आप क्या प्रिपेयर करते हो, एक प्रिपेयर करते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखोगे ये कब के लिए बना रहे हो आप, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इसको बना रहे हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और देखो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, ठीक है। अब यहां पर देखो तीसरी बात क्या है आपकी, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, है ना। अभी आप लोग क्लास 12th में हो, आप यहां पर क्या पढ़ेंगे, चाहे क्लास 12th में हो या कोई भी क्लास हो, आप पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जब भी आप पढ़ोगे, ये बात करता किसका, AS3 का, ये भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, इसको आपको ध्यान रखना। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ अप्लीकेबल, आपको बनाना है, क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ अप्लीकेबल। चेंज इन इक्विटी का मतलब क्या, इक्विटी शेयर होते कि नहीं होते, पिछले साल आपके पास इतने इक्विटी शेयर थे, इस साल आपके पास बढ़ गए, तो उसमें क्या चेंजेस आए, उसका एक स्टेटमेंट आप प्रिपेयर कर दोगे, उसको आप इसमें इंक्लूड करोगे। कब करोगे, इफ अप्लीकेबल, यदि वो अप्लीकेबल होगा तभी आप करोगे,
अदरवाइज आपको करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर ध्यान रखेंगे, फिफ्थ है आपका एक्सप्लेनेटरी नोट। अभी मैं बता रहा हूं, जैसे हम लोग पढ़ेंगे लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज से कई हेड है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना है उसमें क्या क्या आएगा, ये सारी बात अभी देखेंगे। अब उसके अंदर कितनी चीजें हैं उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, एक्सप्लेनेटरी नोट के थ्रू। अब तुम लोग क्लास 12th में आ गए हो तो ध्यान रखा करो, जब जमाई लिया करो हाथ हाथ लगा लिया करो। बात समझ में आ रही नहीं? तो ये बात है भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस सेक्शन में पढ़ाया गया है, सेक्शन 240। किस एक्ट में, द कंपनीज एक्ट 2013 में। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, ये 5 चीज इंक्लूड है, इसको आपको ध्यान रखना। बात समझ में आ रहा है आपके, कोई दिक्कत? अब देखो, हम लोग हमेशा फाइनेंशियल ईयर पढ़ रहे हैं, है ना। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है हमारा, ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन दी 31 मार्च, होता है कि नहीं होता है। अब आप देखो फाइनेंशियल ईयर को डिफाइन किया गया किस सेक्शन में, सेक्शन 241 में। किस एक्ट में, द कंपनीज एक्ट 2013 में। क्या कह रहा है ये, कह रहा है ऑल कंपनीज आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना, जितनी भी कंपनियां हैं उनको रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, टू हैव अ यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर, कि सबके फाइनेंशियल ईयर क्या हो, सेम हो। यूनिफॉर्म मीन सेम। शैल बी पीरियड फ्रॉम, जिसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, ऑन 1 अप्रैल टू 31 मार्च एवरी ईयर। बात समझ में आ रही नहीं, क्या है ये, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का बनवाना। ध्यान रखोगे, ओनली कंपनीज विच आर होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी रिक्वायर्ड टू फॉलो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। सारी कंपनियां कौन सा फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करेंगी, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। लेकिन अगर होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनियां हैं तो ये अपने फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर सकती हैं। अब सवाल हमारा होगा, होल्डिंग कंपनी क्या होती है। ऐसी कोई भी कंपनी जो किसी दूसरे कंपनी के 50% से अधिक शेयर परचेस कर लेगी वो होल्डिंग कंपनी होगी। ऐसी कंपनी जो जिसका होल्ड कर लिया, आप ध्यान रखो, जैसे यहां पर 2 कंपनियां हैं, मान लो ये टीसीएच लिमिटेड है और ये क्या है, शिवम लिमिटेड है। मान लो टीसीएच लिमिटेड ने शिवम लिमिटेड के 50% प्लस 1 शेयर खरीद लिए, मतलब 50% से एक ज्यादा शेयर खरीद लिया। तो यहां पर टीसीएच लिमिटेड कौन सी कंपनी होगी, होल्डिंग कंपनी, और शिवम लिमिटेड कौन सी कंपनी होगी, सब्सिडरी कंपनी। तो इस तरह की कंपनियां अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च को छोड़कर कुछ भी रख सकती हैं। ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है द कंपनीज एक्ट 2013। बात समझ में आ रही है आपकी। फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड ऑफ इट्स अकाउंट आउटसाइड इंडिया में अप्लाई टू ट्रिब्यूनल फॉर अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है ना, आपका केस उस चल रहा है, तो ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होता है, ये कोर्ट होती है, अपीलेट या ट्रिब्यूनल कुछ भी है। अगर ये चाहे तो क्या कर सकता है, आप अपना फाइनेंशियल ईयर कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, जैसे कोर्ट आपको आदेश दे, ऑर्डर प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। सबको पता है फाइनेंशियल ईयर हमारा कब से होता है, 1 अप्रैल 31 मार्च। लेकिन होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी अपना डिफरेंट रख सकती है। लेकिन ऐसी कोई कंपनी है जो आउटसाइड इंडिया में है, ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो उसका फाइनेंशियल ईयर अलग हो सकता है। क्लियर है आपको? ये पढ़िए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्ड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ठीक है, क्या रिक्वायर कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका कैसा होना चाहिए, बैलेंस शीट कैसी होनी चाहिए, shall give a true and fair view of the statement of affair of the company। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का मतलब बैलेंस शीट, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसा व्यू रिप्रेजेंट करे, ट्रू एंड फेयर। इस वर्ड को अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है, ये इस वर्ड को बैठा लीजिए अपने दिमाग में। और कोई वर्ड रहेगा समझ जाना वो क्या गलत है। अगर ट्रू एंड फेयर है वही क्या है, सही है, ठीक है। अभी ऑडिट पढ़ेंगे आप लोग आगे आने वाले क्लासेस में, तो वहां पर रहेगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। शुड कंप्लाई विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड,
कंप्लाई विद द अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या है? जैसे तुम लोग हो अपने घर के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ढल जाते हो, उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी क्या करेगा, ऐसा बनाया जाएगा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब एएस को क्या कर रहा हो, फॉलो कर रहा हो। अगर आप एएस को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या कर दिए जाएंगे? बताइए, निकाल दिए। तब आपको जैसे मान लो हीरो होंडा पहले एक कंपनी थी कि नहीं, पहले की गाड़ियां देखोगे तुम लोग उसमें हीरो होंडा साथ में लिखा है, अब की गाड़ी हीरो की अलग है, होंडा की अलग है। तो जब दो कंपनियां साथ में मिलकर काम करती है दैट इज कॉल्ड मर्जर और अमलगमेशन। ये तुम लोग और बड़ी क्लास में आओगे तो पढ़ाया जाएगा। सोनी एरिक्सन पहले कंपनी थी, अब केवल सोनी है। मारुति सुजुकी थी, है ना, तो अब क्या हो गया, मारुति अलग हो गई, सुजुकी अलग हो गई। तो जब कंपनियां साथ में काम करी दैट इज कॉल्ड अमलगमेशन और मर्जर। जब कंपनियां अलग हो गई दैट इज कॉल्ड डीमर्जर। अलग होने को क्या बोलते हो, डीमर्जर। मर्जर मींस एक होना, डीमर्जर मींस अलग होना। ठीक है, अब देखो, शैल बी प्रेस्क्राइब फ्रॉम गिवन इन शेड्यूल 3। जो आप बैलेंस शीट बनाओगे वो कैसे होना चाहिए, जो प्रेस्क्राइब किया गया है कहां पर, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, विच इज गिवन इन पार्ट 1, जो कहां पर दिया गया है, एंड प्रेस्क्राइब फ्रॉम अ प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल हैज बीन गिवन इन पार्ट 2। ठीक है ना, तो बैलेंस शीट जो होगा पार्ट 1 का शेड्यूल 3, और पीएल जो होगा कैसे बनेगा, पार्ट 2 के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रहा है आपके? इसमें कोई समस्या हो बता सकते हो आप। तुम्हारे जैसे आप लोग सीयूटी पेपर दे रहे हो या टीजीटी पीजीटी पेपर दे रहे हो, कोई भी वन एग्जाम का पेपर दे रहे हो, तो आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट ऑफ पीएल या बैलेंस शीट आपका किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जाता है, या कौन सा पार्ट होता है। यहां से आपके एमसीक्यूज बराबर बन सकते हैं। ठीक है, आपको क्लियर करना है। फिर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द शेयर होल्डर फॉर देयर अप्रूवल एट एवरी एजीएम ऑफ द कंपनी। अब देखो, जो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, शेयर होल्डर के पास प्रेजेंट होने के पहले उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। कहां पर अप्रूवल हो गया, आप एजीएम में। किसके एजीएम, कंपनी के। एजीएम मींस एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। एनुअल जनरल मीटिंग मींस ऐसी मीटिंग जो साल में एक बार कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, दैट इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग। बात समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई समस्या हो आप लोग क्लियर कर सकते हो। फिर द ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट मस्ट बी अटैच्ड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको ऑडिटर रिपोर्ट और डायरेक्टर्स की रिपोर्ट अटैच करते हो। कहां पर, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है किसका, कंपनी। बात समझ में आ रहा है आपके? कोई समस्या नहीं है? ठीक है, अब देखो, ये मैं नोट सेंड कर दे रहा हूं ग्रुप में, तुम लोग घर से इसको बनाना, बैठ के आराम से बनाना। ठीक है, ये हमको ये पढ़ना, जब तुम लोग बना लोगे तो ये वो मत बनाओ, पहले तुम ये बनाना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पार्ट होंगे। जब आप सोल ट्रेड का पढ़े थे तो लायबिलिटी एसेट था, यहां पर आप किसका पढ़ो, कंपनी का। तो बैलेंस शीट का पहला पार्ट क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, एंड दूसरा पार्ट क्या आपका, इक्विटी एंड लायबिलिटी के 4 सब हेड हैं। पहला सब हेड क्या है, शेयर होल्डर फंड्स है। दूसरा क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग विद अलॉटमेंट है। तीसरा क्या है, नॉन करेंट लायबिलिटीज है। चौथा क्या आपका, करेंट लायबिलिटीज है। ठीक है, फिर इधर क्या होगा, एसेट 2 ही रहेगी, नॉन करेंट एसेट ऐसी क्या बोलते हो आप, फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरी क्या रहेगी, करेंट एसेट। यहां तक कोई समस्या बताइए? तो इतना पढ़ लेना, इसके आगे की बात हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है ना, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में